तो जब हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते, अपने महापुरुषों की लड़ाई को नहीं जानते, अपनी विरासत को नहीं जानते, तो हम नहीं जानते हम ब्राह्मणों के पुरखों को अपना पुरखा मानते। क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार मिला, मगर हमें क्या पढ़ना है ये जो तय करने का अधिकार है, ये अधिकार आज भी हमारे पास में नहीं है, ये ब्राह्मणों के पास में है। तो ब्राह्मणों ने जो पिछड़े वर्ग के पुरखों ने जो आंदोलन चलाया उसे दलित आंदोलन कहा। ज्योतिबा फूले दलित नहीं थे, ओबीसी थे। छत्रपति साहू महाराज दलित नहीं थे, ओबीसी थे। पेरियार रामानुस्वामी नायकर ओबीसी थे। पेरियार ललई सिंह यादव ओबीसी थे। डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ओबीसी थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ओबीसी थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ा। वो बहुत सारे ओबीसी में पैदा हुए, मगर ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत कहा ये दलित लोग थे और उनके साहित्य को दलित साहित्य कहा। पिछड़े वर्ग के लोगों ने पढ़ा ही नहीं, और जब पढ़ा ही नहीं तो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई तो जो दोस्त था उसे दुश्मन समझ बैठे, और जो दुश्मन था उसे दोस्त समझ बैठे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि आज की तारीख में देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है। अभी भारत सरकार का फिर आदेश आया कि जानवरों की गिनती होने वाली है। देश में कुत्तों की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। ओबीसी देश में 52% है, मगर 52% वाले को, जिसको 52 रोटी की भूख है, उसे 27 रोटी दिखाया, और जब खिलाने का समय आया तो 27 नहीं खिलाया, 27 दिखाया, और जब खिलाने का समय आया तो कितना खिलाया? 6 रोटी भी नहीं खिलाया। तो पिछड़े वर्ग के साथ बड़ी धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। जिस तिलक को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते हैं, उसी तिलक ने 1918 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने और भास्कर राव जाधव ने अनुसूचित जाति के लिए और ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया था, तो उसी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलना है, तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या करना है। अगर तिलक की लड़ाई, तिलक का स्वराज्य सबका स्वराज्य होता तो वो तेली को तेल निकालने के लिए संसद में जाने की बात नहीं करते, कुर्मी को हल चलाने के लिए जाने की बात नहीं करते। इसका मतलब तिलक की आजादी हमारी आजादी नहीं थी। गांधी जी कांग्रेस के नेता थे। गांधी जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में भड़काया और कहा अम्बेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। पिछड़े वर्ग के लोग गांधी के साथ चले गए, मगर गोलमेज सम्मेलन में जब सब अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, गांधी जी ने पिछड़े वर्ग का एक भी मुद्दा गोलमेज सम्मेलन में नहीं उठाया। और जब संविधान सभा के चुनाव का समय आया, गांधी जी ने एक भी ओबीसी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया, और उनके साथ पूरी जिंदगी लगाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो गांधी जी ने उनके साथ धोखेबाजी किया और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस नेहरू को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, उस नेहरू ने काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, उसे कचड़े के डिब्बे में डालने का काम किया। तो अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया, पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़ाया गया। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया, भाजपा के ब्राह्मणों ने भी पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया। कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार रही, बीजेपी की भी केंद्र में सरकार रही, और दोनों ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया। क्यों किया? क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपने दोस्त और अपने दुश्मन की पहचान नहीं थी। पिछड़े वर्ग का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इसकी पहचान नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण पिछड़े वर्ग को उठाता था, और जैसे पत्थर को आदमी उठाता है, किसी के ऊपर फेंकता है, वैसे ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के आदमी को उठाया और अनुसूचित जाति के ऊपर फेंका। पिछड़े वर्ग को उठाया, अनुसूचित जाति के ऊपर फेंका, लड़ाई हो गई अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग में। ब्राह्मण तमाशा देख रहा है। फिर पिछड़े वर्ग के आदमी को उठाया, मुसलमानों के ऊपर फेंका, लड़ाई हो गई मुसलमान और पिछड़े वर्ग में। ब्राह्मण तमाशा देख रहा है। तो बहुत दिन तक हम लोग पत्थर बने रहे ब्राह्मणों के हाथ का, वो हमको फेंकते रहे और हम तमाशा देखते रहे। इस देश में पिछड़े वर्ग का कोई नेता नहीं है जो पिछड़े वर्ग को उनका सही इतिहास बताकर जागृत करने का काम करता हो। इस देश में एक अकेले माननीय वामन मेश्राम साहब है जो दिन प्रतिदिन डेली और
डेली पिछड़े वर्ग को जागृत करने का काम करते हैं, पिछड़े वर्ग को जगाने का काम करते हैं। और माननीय वामन मेश्राम साहब की मेहनत की वजह से आज ये बात सबके सामने आ गई है। ब्राह्मणों ने 2 बार शेड्यूल कास्ट के विरोध में बंद का आह्वान किया, एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी उनके पास में नहीं, एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी उनके पास में नहीं गया। पिछड़ा वर्ग जागृत हो गया। जब कासगंज में मुसलमानों के खिलाफ दंगे करने की कोशिश हुई तो ब्राह्मण लोग गए ओबीसी के पास में और कहा चलो मुसलमानों से लड़ना है। तो ओबीसी के लोगों ने कहा अच्छा, मुसलमानों से लड़ने के लिए हम लायक हैं, और जब हम अपने आरक्षण की बात करते हैं, अपनी नौकरी की बात करते हैं तो हम नालायक हैं, हम तुम्हारे साथ आने वाले नहीं हैं। तो पिछड़े वर्ग को अभी उसका दोस्त कौन है और उसका दुश्मन कौन है इसकी पहचान हो गई है, और ये पहचान माननीय वामन मेश्राम साहब करा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को अभी मिर्ची लगी हुई है और जगह जगह ब्राह्मण प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी गुजरात में मेश्राम साहब की बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण। तो मैं ब्राह्मणों को यह कहना चाहता हूं, मेश्राम साहब की बुद्धि तो हमेशा से शुद्ध रही है, तुम अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। नहीं तो ये जो 4 भाई हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 4 भाई चारों तरफ से खड़े हो गए तो भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखकर ब्राह्मण अपने बुद्धि की शुद्धि करे। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि ब्राह्मणों का अगर निजाम इस देश पर कायम है वो 3.5% है। उसका कारण यह है वो हमको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो यादव के घर में जाते हैं तो पटेल के विरोध में भड़काते हैं, और जब पटेल के घर में जाते हैं तो यादव के विरोध में भड़काते हैं। वही ब्राह्मण जब लोधी के घर जाता है तो यादव पटेल दोनों के विरोध में भड़काता है। वही ब्राह्मण जब कुशवाहा जी के यहां जाता है तो यादव पटेल लोधी तीनों के विरोध में भड़काता है। और वही ब्राह्मण जब जाटो जी के घर पे चला जाता है तो जाटो जी को कहता है, जाटो जी अब तो जमाना बदल गया है, और जब जमाना बदल गया है तो हम ब्राह्मण भी बदल गए हैं। तो जाटो जी पूछते, पंडित जी क्या हुआ, कैसे बदल गए आप? तो पंडित कहता है, देखो हम ब्राह्मण हैं और तुम जाटो हो, हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे गिलास में पानी पीते हैं, तुम्हारे थाली में खाना खाते हैं, और जब तुम कभी हमारे घर पे आते हो तुम्हें भी अपने बर्तन में खिलाते हैं, अपने गिलास में पानी पिलाते हैं। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे में कोई बड़ा अधिकारी हो जाए, आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, बड़ा नेता हो जाए, बड़ा अभिनेता हो जाए, तो हम ब्राह्मण लोग अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम जाटो लोगों के साथ में लगा देते हैं। क्योंकि जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए जमाने के साथ में। लेकिन ये पिछड़े वर्ग के लोगों को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा छुआ भी नहीं खाते। ब्राह्मण ये नहीं बताता कि जाटों को अछूत यादव ने नहीं बनाया, पटेल ने नहीं बनाया, लोधी ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। बल्कि ब्राह्मण ओबीसी का शेड्यूल कास्ट के साथ झगड़ा लगाने का काम करता है। वही ब्राह्मण वाल्मीकि में जाता है, खटीक में जाता है, बोलता जाटो लोगों ने सारी नौकरियां खा ली इसलिए तुमको नहीं मिला, उनको भी झगड़ा लगाने का काम करता है। और एक जगह अगर सारे लोग मिल जाए, यादव भी मिल जाए, पटेल भी मिल जाए, लोधी भी मिल जाए, कुशवाहा भी मिल जाए, जाटो भी मिल जाए, खटीक भी मिल जाए, वाल्मीकि भी मिल जाए, ब्राह्मण सोचता अभी इनको भड़काना संभव नहीं है। तो भड़काना संभव नहीं तो क्या करता है, कहता तुम लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? हमारा आदमी कहता हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो हमारा आदमी पूछता पंडित जी क्या ये सही बात है? पंडित कहता ये 200% सही बात है, और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और तुम सारे हिंदू मुसलमानों के गुलाम बना लिए जाओगे। ऐसा कह के ब्राह्मण एससी का, एसटी का, ओबीसी का समर्थन लेता है, हिंदू के नाम पर समर्थन लेता है और राजा बन जाता है। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना होगा। और इस देश में किसी का हिस्सा किसी ने नहीं खाया, क्योंकि एससी का कोटा पूरा नहीं हुआ, एसटी का कोटा पूरा नहीं हुआ, माइनॉरिटी को जो 33% नौकरियों में थे गुलाम भारत में, उनकी स्थिति आज अनुसूचित जाति जनजाति से भी बदतर है। क्षत्रियों का को संख्या के अनुपात में नहीं मिला,
वैश्यों को भी संख्या के अनुपात में नहीं मिला, तो किसी का हिस्सा किसी ने नहीं खाया, बल्कि इस देश की विधायिका पर, इस देश की कार्यपालिका पर, इस देश की न्यायपालिका पर, इस देश के मीडिया पर, सभी तंत्रों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, दूसरे किसी को नहीं मिला। इसलिए सबका हिस्सा अगर किसी ने खाया तो ब्राह्मणों ने खाया। आज तक हमने सुना सबका मालिक एक है, मगर हमें यह भी ढूंढना होगा, अगर हम सबके हालात खस्ता है तो सबका दुश्मन भी एक होगा, और वो दुश्मन एक है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने इस देश में नाइंसाफी का निजाम कायम किया हुआ है, और जो नाइंसाफी का निजाम ब्राह्मणों ने कायम किया हुआ है, उसे अलग अलग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लड़कर अलग अलग लड़ेंगे, पीटे जाएंगे, अलग अलग लड़के इस ब्राह्मणों के नाइंसाफी के निजाम को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर इसे खत्म करना है तो चारों भाइयों को मिलना होगा, SC ST OBC और माइनॉरिटी, इन चारों भाइयों को मिलना होगा और मिलकर इस जंग को लड़नी होगी, और जो ब्राह्मणों का नाइंसाफी का निजाम है, इस निजाम को ध्वस्त करना होगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ कायम करना होगा। और ये इंसाफ कायम करने के लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार, जय मूल्य।